लोग अभी कर्नाटक का परिचय ले रहे हैं, कर्नाटक के बारे में। पीछे क्या सिचुएशन था, अभी तो सिचुएशन होगा जो हम देखेंगे। अगला पॉइंट लिखें आप। 1740 के दशक में उत्तराधिकार के मुद्दे पर कर्नाटक में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी और 1750 के दशक में भी यह स्थिति देखी जा सकती है। 50 के दशक में भी यह स्थिति देखी जा सकती है। ठीक है, तो 40 और 50 का दशक जो है कर्नाटक के लिए क्या है, राजनीतिक उठा पटक कर। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर आएंगे। दोस्त अली, फिर उसका विकेट निकलेगा, फिर सफदर अली, फिर अनवरुद्दीन, फिर मोहम्मद अली, फिर एक आधा छोटा मोटा और उसमें आएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेयर आएंगे। एक दो प्लेयर का नाम हम लेंगे, जैसे अनवरुद्दीन, मोहम्मद अली का नाम हम जब कर्नाटक युद्ध लेंगे तो वहां हम लिखेंगे उसके बारे में। ठीक, बट ऐसे प्लेयर बहुत सारे 40 के दशक में चल रहा है। ये कर्नाटक में भी चल रहा है, इवन तंजौर में भी चल रहा है। ये पूरा क्षेत्र उठापटक के दौर से गुजर रहा है। अगला पॉइंट लिखें आप। हालांकि कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र, जिसको कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं हम लोग, कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र पर यूरोपीय देशों के बड़ी संख्या में व्यापारिक केंद्र थे। बड़ी संख्या में व्यापारिक केंद्र थे। जैसे व्यापारिक केंद्र थे जैसे मद्रास, आपको पता है ही अंग्रेजों का केंद्र था, कौमा पांडिचेरी इत्यादि। जब आप, जैसे हमने कल कहा था कि बिपिन चंद्र वाली किताब में मैप देखेंगे तो आपको वहां और भी क्षेत्र दिखेंगे जो व्यापारिक केंद्र होते थे ना। यूरोपियन कई बार वहां फोर्ट, सुरक्षा के लिए किला बनाया करते थे। ठीक है, तो किले के नाम से भी कभी कभी आपको मिलेगा। जैसे मद्रास में जो अंग्रेजों का किला था उसको फोर्ट जॉर्ज कहते थे, सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक मद्रास के नीचे अंग्रेजों का एक और व्यापारिक केंद्र था, उसको कहते थे फोर्ट डेविड, है ना। नाम रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये नाम बदल के भी आपके सामने आता रहेगा। यहां पे पांडिचेरी इनका व्यापारिक केंद्र हो गया। ऐसे ही एक नागापट्टनम करके व्यापारिक केंद्र था, ट्रैंकोबार करके एक व्यापारिक केंद्र था। तो यहां बहुत सारे व्यापारिक केंद्र थे तटवर्ती इलाकों में। ठीक, मद्रास, बस आपको जानना है मद्रास ऊपर है, तब पांडिचेरी उसके नीचे पड़ेगा। आपको डिस्टेंस दिखेगा आपको मद्रास और पांडिचेरी में। इसी में लिखेंगे आप। लिखिए कर्नाटक का, इसी में लिखेंगे आप कर्नाटक का व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्व था। जैसे कपड़ों एवं मसालों का व्यापार, कपड़ों एवं मसालों का व्यापार। ठीक है, कॉमा देके लिखेंगे आप।
हिंद महासागर, हिंद महासागर एवं दक्षिण पूर्व एशिया से होने वाले, दक्षिण पूर्व एशिया से होने वाले व्यापार के दृष्टिकोण से भी तटवर्ती क्षेत्रों का महत्व था, तटवर्ती क्षेत्रों का महत्व था। ठीक है, हमने कर्नाटक का एक छोटा सा परिचय ले लिया ना, क्योंकि जब जैसा हमने बताया था, जब हम लोग राइटिंग की तरफ जाएंगे ना, राइटिंग की तरफ घटना से हमें हेल्प मिलता है, बट जो लिखना होता है ना, वो समझ लिखनी होती है। जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घटनाओं को उतारने की नौबत रेयर आती है। ठीक, हम अपनी सारी ताकत घटनाओं को याद करने पे लगा देते हैं। पढ़ना जरूरी है क्योंकि घटनाओं का विश्लेषण होगा। ठीक है, जब जब प्रश्न आप देखोगे किसी भी टॉपिक में, प्रायः उस टॉपिक से संबंधित आपकी समझ, आपने क्या समझा, एग्जामिनर वो जानना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है। घटनाओं को पढ़ने के बाद ही समझ बनती है। ठीक है, तो एक छोटा सा परिचय हो गया। दूसरा एक छोटा सा और है, लिखें आप, शीर्षक दे दें कि कर्नाटक क्षेत्र में ही, कर्नाटक क्षेत्र में ही युद्ध क्यों? कर्नाटक क्षेत्र में ही युद्ध क्यों? ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र में ही युद्ध क्यों? लिखें आप इसके बारे में कि यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों ने मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्रों को स्थापित किया था। मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्रों को स्थापित किया था। ठीक है, तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्रों को स्थापित किया था। देखिए, जैसे बंगाल, जैसे बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इत्यादि। तमिलनाडु यानी कर्नाटक है ना, तमिलनाडु इत्यादि। ठीक, अगला पॉइंट लिखें कि पश्चिम भारत में पश्चिम भारत में मराठों का नियंत्रण था। और मराठे अत्यंत ही शक्तिशाली थे। ठीक, तो मराठों के क्षेत्र में लड़ना इतना आसान काम नहीं था इनके लिए। मराठे तो समय समय पर वैसे भी कुटाई करते रहते थे टाइम टू टाइम, तो अभी इस समय इतना आसान नहीं था। क्यों? जब आप पढ़ेंगे देखेंगे बाजीराव प्रथम है, फिर बालाजी बाजीराव हैं, फिर माधवराव हैं, ये बैक टू बैक शक्तिशाली पेशवा हैं। जब हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे तो वैसे ही ऑलमोस्ट पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। वो तो इतना आसान नहीं था कि मराठों को आप उनके क्षेत्र में उनकी अनुमति के बिना आप लड़ लेंगे। तटवर्ती इलाकों में थोड़ा उछल कूद कर सकते थे, बट लड़ने नहीं देंगे आपको बहुत ज्यादा।
नौसेना भी थी उनके पास, इतनी तो थी कि आसपास के इलाकों में आपको चुनौती दे सकते थे। अगला पॉइंट लिखें। देखिए, पूर्वी भारत में बंगाल में अलीवर्दी खां, और आंध्र में निजाम की स्थिति भी मजबूत थी। निजाम की स्थिति भी मजबूत थी। आप देखोगे जैसे निजाम का भी एक बड़ा राज्य है, बंगाल का भी एक बड़ा राज्य है, इनके पास तुलनात्मक रूप से सेना भी अधिक है, इसकी तुलना में आर्थिक स्थिति भी बेहतर है। तो यहां भी एक कंपनी के लिए, दो कंपनी के लिए आसान नहीं था कि आप उस क्षेत्र में युद्ध, ठीक है, सिचुएशन यदि आप देखेंगे। अगला पॉइंट लिखें। हालांकि कर्नाटक या तमिलनाडु राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, लिखें। तथा इस क्षेत्र में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों दोनों ही कंपनियों का मजबूत बेस था। दोनों ही कंपनियों का मजबूत बेस था। और उपनिवेशों को लेकर दोनों देशों के बीच ठीक है, उपनिवेशों को लेकर दोनों देशों के बीच वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा, जारी थी। यूरोप में जब हम 18वीं सदी की बात करते हैं तो अलग अलग, जैसे प्रबोधन का युग है, ठीक है, आधुनिक परिवर्तन, क्रांतियों का दौर शुरू होता है। ऐसे ही जब हम उपनिवेशों की बात करते हैं तो इसको हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का काल 18वीं सदी को यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में और वैश्विक कॉन्टेक्स्ट में माना जाता। 18वीं सदी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा का काल, दौर। वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और इन दोनों के बीच में, बाकी तो मैदान से कमजोर पड़ चुके थे इस लड़ाई में, बट अभी फ्रांस कमजोर नहीं पड़ा था। अब देखोगे फ्रांस की एंट्री बाद में हुई थी और फ्रांस का सबसे मजबूत बेस पांडिचेरी था। अगला यदि इसके पास कुछ थोड़ा बहुत बेस था तो बंगाल में था चंद्रनगर। फ्रांसीसियों के भी व्यापारिक केंद्र पटना में थे, बालासोर में, बट शुरुआती अवस्था में थे। फ्रांस का अंग्रेजों के पास तो गुजरात, महाराष्ट्र में बहुत सारे केंद्र हैं, केरल कर्नाटक वाले क्षेत्र में उनके केंद्र हैं, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, आंध्रा है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है। अंग्रेज तो पूरे भारत में फैले हुए थे पिछले 150 वर्षों में। ऐसे भी देखा जाए फ्रांसीसियों को तो लड़ना है तो सबसे मजबूत बेस उसका कहां था? पांडिचेरी था। समझ में आ रही बात ना? अब ऐसे भी रुक करके देखेंगे आप, जितनी भी स्थल उसके पास है तो कहां लड़ेंगे वो, ठीक है। तो पांडिचेरी यदि उनको मौका मिलता तो सबसे मजबूत सेफ बेस है उनका, जहां थोड़ा अच्छे से चुनौती भी दे सकते हैं वो, ठीक। तो कर्नाटक में ही युद्ध क्यों? ठीक, कर्नाटक में ही युद्ध क्यों?
अलग से प्रश्न आने की संभावना नहीं है, बट जब टॉपिक के अलग अलग पहलू होते हैं ना, जैसे कर्नाटक के बारे में एक परिचय, एक पहलू हो गया, कर्नाटक में ही युद्ध क्यों, जब प्रश्न घुमा, जब सारे प्रश्न तो घुमा के पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में, तो जब हर तरह से समझ होती है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी समझ ऑटोमेटिक बाहर आनी शुरू होती है राइटिंग पे फॉर्म। ठीक है, तो पहली बात कर्नाटक का एक परिचय हो गया। दूसरी बात, कर्नाटक में ही युद्ध क्यों। सुनो, तुम भास्कर, दुबे जी और मारिया मंसूरी और कृष्णा उर्फ केपी, ठीक है, ठीक है ना, तुम लोग ना टाइम वाइम को लेकर के इस पे मत चला। मैं पहले भी कही, जीएस वाली क्लास नहीं है, ठीक है, कि तुम कुछ भी मत, हमने कल जब कह दिया था संस्था देख रही उसे किस टाइम पे, एक टाइम फिक्स करेगी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है इसके ऊपर। एक क्लास आप लाइव कर लेना, एक क्लास आप रिकॉर्डेड कर लेना, इस पे टाइम वाइम खराब मत किया करना, टाइम वैसे ही बहुत कम रहता है, 2 घंटे बात करनी होती है, उसमें सब काम मत किया करो। और अपनी क्वेरी को लेकर परेशान मत हो, हमने कहा 5-6 दिन रुको, सब बता दिया जाएगा, क्वेरी कैसे हैंडल होगा, हम आप जूम पे भी मिल सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। यदि आप किसी सेंटर के नज़दीक हैं, इलाहाबाद पटना के नज़दीक है, तो वहाँ आना जाना लगा रहता है, तो बहुत सारी बातें भी, पूरी प्लान आपको कहाँ बताई गई है, पढ़ना शुरू करिए आप पहले भी आप। ठीक है, तो अब इसमें आप टाइम आप मत तय करिए, जब मैं नहीं तय कर रहा हूँ तो आप क्यों तय कर रहे हैं। अब आप, इनमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शाम का पसंद है, बहुत सारे बच्चे इनको सुबह का पसंद है, किसी को दोपहर का पसंद है, तो मैं क्या करूं बताओ। ठीक है, नहीं ठीक है गलत है कुछ भी मत लिखो रोहित, है ना, ये संस्था के ऊपर छोड़ दो, आप वैसे ही दूर बैठे हुए हो। ठीक, यहां होते तो एक बात समझ में आती है, ये पूरी तरह से संस्था के ऊपर छोड़ दो, वो देख रहे कि किस समय हमें रखना है। बच्चों से एक बार आपसे फीडबैक लिया गया था, एक बार और फीडबैक हो सकता है लेंगे, कल उन्होंने कहा सर एक बार और लेंगे फीडबैक हम लोग, ठीक है। और मोटे तौर पे, जबकि मैम ने बता ही दिया था मेरी निजी राय क्या थी, बट निजी राय मैंने भी छोड़ दिया, तो मेरी राय भी तो बहाने रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, मैंने छोड़ दिया कि नहीं मुझे पढ़ाना है तो ठीक है। अब बस रात वाली शाम वाली क्लास में एक ही कंसर्न था कभी भी मुझे, आगे भी, कि अभी तो चलो ठीक है, बट थोड़ी बहुत 2-4 महीने के बाद सर्दियां होने लगती हैं तो थोड़ा बहुत कठिनाई होता है आने जाने में, हमने देखा है बच्चियों को लेकर के, वो अभी आगे की बात थी। इतनी देर में हम लोग पढ़ते पढ़ते सिलेबस, अब एक आधा दिन और मेहनत करेंगे तो एक यूनिट हमारा हो जाएगा। ठीक, गिनती भी शुरू कर देंगे आपका, हम देखो यूनिट एक निकल गया आपका, है ना, जब 2 यूनिट कंप्लीट करेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे आपसे, हम, है ना, बस पढ़ते जाइए आप, क्या करना है आपको इसमें, ठीक है, छोड़ दीजिए आप, बस एक बार मैंने भी बोला है कि आप फाइनल कर दीजिए टाइम, ताकि मैं भी उसी हिसाब से, जैसे आफ्टरनून में तो लंच तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, तो मुझे लंच करना है या नहीं करना अगले 2-4 महीने तक, मैं भी क्लियर हूं कि मुझे क्या करना है, मतलब फिर दूसरी कौन सी क्लास, मुझे भी तो क्लैरिटी चाहिए। मैं भी तो 10:30-11 बजे कंफर्म हूँ कि क्लास 1:30 बजे है, जैसे आप कंफर्म हुए हैं वैसे मैं भी कंफर्म हुआ हूँ। ठीक है, तो अभी बस उन्होंने कहा कि सर एक आध दिन और आप बस, ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं ना। अच्छा, कोई भी ना, अंकित, ठीक, सजेशन मत दे तुम, है ना, और अभी आगे क्या करेंगे, मैं इसको हटा दूंगा चैट को, फिर लास्ट में लाऊंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है। जब मैंने कहा कुछ भी मत लिखो तो मत लिखो, ठीक है। अब हम आते हैं, पॉइंट नंबर 2 हो गया, चूंकि हम अलग अलग आयाम को पढ़ रहे हैं, अब हम आते हैं कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, लिखें आप प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब आप लिखें प्रथम युद्ध, ज्यादा अच्छा रहेगा, सब कर्नाटक में ही हो रहा है इसलिए प्रथम युद्ध लिख लो। ठीक, 46 से 48 के बीच में पहला युद्ध हुआ है। अब पूरे घटनाक्रम को एक बार हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, फिर उसको लिख लेंगे, फिर उस पर टिप्पणी भी कर लेंगे हम लोग छोटी सी। देखो,
आप जब हम लोग यूरोप के बारे में थोड़ा बहुत भी आप जब मैप वगैरह देखेंगे तो आपको एक ऑस्ट्रिया करके देश दिखेगा यूरोप के नक्शे पे, ठीक है। आराम से कभी देखिएगा कहाँ है वो, है ना। जर्मनी से नीचे साउथ में दिख जाएगा आपको, जर्मनी के साउथ में दिख जाएगा आपको ऑस्ट्रिया, ठीक है। एक समय क्या था, अभी हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय ऑस्ट्रिया की गिनती यूरोप की बड़ी शक्तियों में होती थी, ठीक। और मध्य यूरोप में पवित्र रोमन साम्राज्य का शासन था, होली रोमन एम्पायर का शासन था। आपके काम की बात नहीं है ये, बट एक बार सुनना थोड़ा जरूरी है, ठीक। और जो पवित्र रोमन साम्राज्य था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और आसपास के कई क्षेत्र शामिल थे। और उसका जो शासक होता था ऑस्ट्रियाई राजवंश हैब्सबर्ग वंश का होता था, ठीक। तो ऑस्ट्रिया एक बहुत पावरफुल देश था, उसका शासक कौन होगा ये बहुत मायने रखता था। मध्य यूरोप में पूरी शक्ति का जो सेंट्रल केंद्र था वो ऑस्ट्रिया था उस समय, या पवित्र रोमन साम्राज्य था। अब मध्य यूरोप की बात करें हम लोग तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो, ठीक। हर जगह उत्तराधिकार को लेकर राजतंत्र है या लोकतंत्र है? मुझे बताओ उत्तराधिकार को लेकर कहां लड़ाई नहीं होती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में उठा के देख लो आप, ठीक है। बस तरीका बदल जाता है। उस समय फैसला तलवार से होता था। फैसला कैसे होता था उस समय? तलवार से होता था। अब फैसला कैसे होता है? वोट से होता है, या पैसे से होता है, या केस मुकदमे से होता है। कहने का मतलब अब कुछ भी होगा, एटलीस्ट हत्या वाली रणनीति तो कोई नहीं। अब गलती से कोई हत्या किसी की करवा दे तो बात अलग है, ठीक है। अब तो भाई इसी तरीके से लोग अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, ठीक। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया 1740 से 48 में, ठीक। और ये जो उत्तराधिकार का युद्ध है आपका, मान लो जैसे सपोज दैट ये जर्मनी हो गया आपका, ये फ्रांस हो गया आपका, ये इधर हॉलैंड हो गया आपका, ये हो गया यूके हो गया आपका। ये उत्तराधिकार के युद्ध में ठीक ठाक यूरोप के देश आ गए थे। अब फ्रांस चाहता था उसके हिसाब का कोई कैंडिडेट बैठ जाए। फ्रांस यूरोप की राजनीति में बहुत इंटरेस्ट लेता था। ब्रिटेन बस इतना चाहता था कि यूरोप में कोई पड़ोसी उसका इतना मजबूत ना हो जाए कि कल उसकी तरफ ही वो कुदृष्टि। ब्रिटेन क्या चाहता था? यूरोप में संतुलन बना रहे, कोई इतना पावरफुल ना हो जाए कि ब्रिटेन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। वरना ब्रिटेन की निगाहें दुनिया पे ज्यादा होती थी, कहां हमें कुछ मिलेगा लूटने को, ठीक। यूरोप में उसकी निगाहें होती थी संतुलन बनाने पे होती थी। कल मैंने कॉन्सेप्ट आपको लिखा दिया था, कॉन्सेप्ट पूरे विश्व इतिहास में काम आएगा। छोटा सा एक लाइन हमने यूज किया है, वो आप देखेंगे बार बार। बट फ्रांस को रहता था कि हमें यूरोप में हमारा वर्चस्व बना रहे, यूरोप में हमारी धाक बनी रहे। तो अब ऑब्वियस दो दावेदार हो गए, तो एक को फ्रांस सपोर्ट कर रहा था और एक को यूके सपोर्ट कर रहा था। यूके यानी ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था। तो लड़ाई कहां की है? ऑस्ट्रिया की लड़ाई है, गद्दी की लड़ाई, ठीक। भाई वहां लड़ाई चल रही है। ब्रिटेन और फ्रांस दो अलग अलग गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो लड़ाई 40 में शुरू हो गई, 48 में समाप्त होगी। एक जगह है एक्स-ला-सापेल, ये जगह है जर्मनी में। यहां पे एक संधि होगी और समाप्त होगी। उस संधि में और यूरोप में क्या प्रोविजन होगा, अमेरिका में क्या होगा, भारत में क्या होगा। चूंकि ये ग्लोबल पावर हैं, तो जब संधियां होती थी तो फिर पूरे विश्व को लेकर भी इसमें प्रावधान आपको। संधि कहां, युद्ध कहां? यूरोप में हो रहा है। संधि कहां होगी? यूरोप में हो रही है। फैसला भारत के बारे में भी होगा उसमें, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध माना जाता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार माना जाता है। वहां लड़ाई हुई। यहां पे जो फ्रांसीसियों का गवर्नर था डुप्ले, उसने कहा मद्रास वाले को कि भाई हमें नहीं लड़ना है यहां पे। मद्रास वालों ने कहा, डुप्ले के कहने का मतलब क्या है कि फ्रांसीसी सरकार कह रही है। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी है। और अंग्रेजों को कहने का मतलब क्या, वो निजी कंपनी है, सरकार थोड़ी कह रही है। कंपनी का निर्णय कुछ हो सकता है, सरकार का निर्णय कुछ और हो सकता है, ठीक है। ऐसा खेलता। तो अंग्रेजों ने कहा देखते हैं, मैं भी अपनी सरकार को इन्फॉर्म करता हूं कि हमें यहां नहीं लड़ना है भारत में, ठीक। तब तक क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने अपनी एक नौसेना भेजी और उसने कुछ फ्रांसीसी
व्यापारिक जहाजों को पकड़ लिया। सब अधिकारी अपने निजी व्यापार भी करते थे, उसमें डुप्ले का भी एक जहाज डुबा दिया गया, पकड़ लिया गया। डुप्ले गवर्नर था, बौखला गया इस बात पे, है ना। ऐसी बात। तो शुरुआत पहल किसने की? अंग्रेजों ने पहल की इसके, वो भी 6 साल बाद, 7 साल बाद। लड़ाई चल रही है तब तक यूरोप में, ठीक है, जो भी फैसला हुआ ऑस्ट्रिया में उसको हम साइड करते हैं अभी, हम उस पॉइंट को हम, उस लड़ाई में अंग्रेजों ने, ठीक है, फ्रांस के नौसेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। फ्रांस की नौसेना की स्थिति इस लड़ाई में कमजोर, जो हमारे लिए काम की बात है। ठीक, अब लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई तो मान लो ये आपका मद्रास है सपोज दैट, और ये आपका पांडिचेरी है ना। पांडिचेरी में डुप्ले बैठा हुआ था, है ना। डुप्ले को समझ में नहीं आया। डुप्ले ने क्या किया? मॉरिशस से मदद मांगी उसने। मॉरिशस पे फ्रांसीसियों का नियंत्रण था, और यहां पे एक सैनिक अधिकारी था, उसका नाम था ला बोर्डने। ठीक, ये एक सेना लेकर के गया यहां पे इसको मदद करने के लिए, और इन लोगों ने क्या किया? मद्रास को घेर लिया। ठीक, मद्रास पे कब्जा कर लिया। फिर इसने क्या किया? ला बोर्डने ने कि भाई अब कब्जा कर लिए हैं, हो गया, बदला तो ले ही लिए ना हम लोग, तुम्हारा नुकसान, हमने नुकसान पहुंचा दिया, अब पैसा लेके मद्रास वापस कर देते हैं। ऐसा क्यों? फ्रांसीसियों को इस बात का अनुमान था कि अंग्रेज नौसैनिक रूप से ज्यादा मजबूत, आज हम कब्जा कर लेंगे बट कल वो रिटेलिएट करेंगे। तो भाई हमें तो हिसाब सेटल करना है, जो हमारा नुकसान हुआ वो सब वसूले और छोड़ दें उसको हम। डुप्ले ने कहा नहीं। डुप्ले के दिमाग में चल रहा था कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आ रहा था कि इस क्षेत्र में हम फ्रांसीसियों का वर्चस्व स्थापित करते हैं, कर्नाटक में भी, और अभी कर्नाटक के बारे में सोच रहा था, परिस्थितियां बनेंगी तो हैदराबाद भी सोचना शुरू कर देगा वो। ठीक, उसके दिमाग में था। उसने बोला नहीं, मद्रास हम नहीं लौटाएंगे। उसने बोला मद्रास हम, बट लाबोर्डनी ने क्या किया? मद्रास लौटा दिया। तो हम क्या देखते हैं? फ्रांसीसियों में एकता नहीं है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। इसने मद्रास अंग्रेजों को बेचकर कुछ पैसा वैसा लेके वापस अपना ये लौट गया। अभी अंग्रेज संभल पाते हैं कि डुप्ले ने दोबारा मद्रास पर कब्जा कर लिया। ठीक, और उस समय कर्नाटक के नवाब जो उस समय थे यहां पे कर्नाटक के अनवरुद्दीन थे। डुप्ले ने चालाकी क्या दिखाई? डुप्ले ने चालाकी दिखाई, अनवरुद्दीन को बोला बस मद्रास जीत के आपको हम देने वाले हैं। इसने कहा युद्ध रोको तुम लोग, और जब मद्रास पे उसका नियंत्रण हो गया, अनवरुद्दीन ने कहा तुमने कहा था मद्रास देने के लिए, मना कर दिया देने से उसने। तो अनवरुद्दीन ने अपनी करीब 10,000 की सेना भेजी फ्रांसीसियों के अगेंस्ट में, और डुप्ले के पास उस समय करीब 930 सैनिक थे, जिसमें कुछ फ्रांसीसी थे और कुछ भारतीय थे। संख्या लिखनी नहीं आपको कभी भी, ये तो मैं भी आपको बता रहा हूं, है ना। 700 भारतीय थे, 230 फ्रांसीसी थे उसमें। ठीक, 930 सैनिक थे। डुप्ले की सेना का नेतृत्व कर रहा था कैप्टन पैराडाइज, और इसकी सेना का नेतृत्व कर रहा था महफूज खां। कर्नाटक का नेतृत्व कौन कर रहा था? महफूज, जो महफूज नहीं रह पाएगा। और दोनों के बीच में क्या होगा? अड्यार या सेंट थोमे का युद्ध होगा। अब ये जो सफलता है 1746 में, बहुत बड़ी सफलता है डुप्ले की, फ्रांसीसियों की। एकदम जैसे होता है ना, खुशी से एकदम उछल पड़ना। छोटी सी सेना एक बड़ी सेना को हरा सकती है। डुप्ले ही वो पहला शख्स है, कहा जाता है, इस घटना के बाद दक्षिण में साम्राज्य स्थापना की दिशा में, और उसको लगा व्यापार से ज्यादा अच्छा है राजनीति को ही व्यापार का जरिया बना लिया जाए, भारतीय शासकों को अपने ऊपर निर्भर बना लिया जाए, भारतीय शासकों से पैसे ऐंठे जाएं, क्षेत्र ऐंठे जाएं, व्यापारिक सुविधाएं ली जाएं। अंग्रेजों ने जो कुछ किया वो सब डुप्ले की दिमाग थी, वो डुप्ले का आइडिया था। और पहली बार ये सब कहां हुआ? पहली बार ये सब फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में हुआ। इस युद्ध में डुप्ले की स्थिति मजबूत थी, मद्रास उसके पास था, लेकिन तब तक यूरोप में मामला शांत हो गया, संधि हो गई। यूरोप में तय हो गया कि मद्रास अंग्रेजों को लौटा देना है। यदि कोई फ्रांसीसी सरकार भारत को लेकर अवेयर होती तो यह अच्छी जीत थी, और दक्षिण में यहां पे फ्रांसीसी अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते थे।
बट अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को ऑफर क्या दिया, एक क्षेत्र का ऑफर दिया अमेरिका में। फ्रांसीसी उससे ज्यादा खुश थे, उनको वो क्षेत्र चाहिए था। तो फ्रांसीसियों की नजर भारत से ज्यादा यूरोप और अमेरिका पे रहती थी, और अंग्रेजों की नजर सब जगह रहती थी जहां जहां संभावना है। अंग्रेजों को पता था कि बड़ा महत्वपूर्ण एक जगह है, और अंग्रेजों को एक संभावना दिख रही थी यहां पे आगे चल करके। तो ये जो संधि हुई, कहा जाता है फ्रांसीसियों के बढ़त के बावजूद बराबरी पे संधि हुई। युद्ध में फ्रांसीसियों की स्थिति अंततः मजबूत थी, बट संधि भारत में बराबरी पे हुई। तो फ्रांसीसियों ने, डुप्ले ने, वहां की सरकार ने भारत में एक मौका अपने हाथ से गंवा दिया।